पीएन जंक्शन डायोड हो गया अंडर फॉरवर्ड बायस एंड अंडर रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में कॉमन कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि सर एक बार वी लेस देन वी रहता है ना, जब तो कोई करंट नहीं रहती है, बहुत थोड़ी थोड़ी करंट रहती है, लेकिन जब v इक्वल टू वी या वी के ज्यादा हो जाता है तो करंट बढ़ जाती है, और उस जगह पर और कैसी बढ़ती है, चरघातांकीय रूप में, एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, नहीं बढ़ती है, कैसी बढ़ती है, चरघातांकीय एक्सपोनेंशियली e रेज़ पावर x में बढ़ती है, बहुत एकाएक बढ़ जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का ऑटो फ्लो होने लगता है ना, सब सही है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं और फॉरवर्ड सॉरी रिवर्स बायस में क्या क्या सीखा हमने, रिवर्स बायस में, अरे रिवर्स बायस में क्या क्या सीखा सर, रिवर्स बायस में फॉरवर्ड में डिप्लेशन लेयर घट गई थी, इसमें डिप्लेशन लेयर की थिकनेस बढ़ जाती है, और रिवर्स बायस में भी इफेक्टिव कितना रह जाता है, V प्लस भी रह जाता है, यानी क्या ये हमेशा रोकेगा, तुम एक लगाओ तो भी रोकेगा, दो लगाओ तो भी रोकेगा। और जो सैचुरेटेड करंट है क्या वो ड्रिफ्ट करंट ही होती है, जिसे रिवर्स करंट कहते हैं, है कि नहीं है, उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आई V बढ़ाने पर आई सैचुरेटेड बढ़ेगा कि वही रहेगा, वही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाएगा, क्या हर एक टेम्परेचर सॉरी हर 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या वो दोगुनी हो जाती है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस पर 100% बढ़ जाती है, 10 डिग्री सेल्सियस पर क्या परसेंट, 10 डिग्री सेल्सियस पर 100% बढ़ जाती है, तो 1 डिग्री सेल्सियस पर क्या परसेंट बढ़ेगी, एक डिग्री सेल्सियस पर क्या परसेंट बढ़ेगी, क्या कितना परसेंट, 7%, ये याद रख लेना, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब सर, अब आप सोचेंगे सर ये क्यों, तो आप सोचो 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब सब तरफ से 10 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा एनर्जी, और 1 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत कम एनर्जी, कम एनर्जी पे परसेंटेज 10 ही नहीं रहेगा, उसी रेशियो में नहीं चलता, 1 पे 10 1 पे 10, कम ही रहेगा, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस आपको 1 डिग्री सेल्सियस दिया जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इकट्ठा 10 दिया जाएगा तो दिक्कत होगी नहीं होगी, तो 10 पे बहुत ज्यादा है लेकिन 1 पर कम होता है, कितना डिग्री, कितना परसेंट वृद्धि होती है, 7%, हाँ हर 10 डिग्री सेल्सियस पे दुगुना होता है, मतलब कितना परसेंट बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है, हर 1 डिग्री सेल्सियस पे क्या परसेंट, 7%, यानी अगर कभी 1 है ना, अगर मान ले अभी करंट कितनी है 1 एम्पियर, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के बाद 1.7 या 1.07 1.07 एम्पियर हो जाएगी, कितने सेल्सियस बढ़ाने पर, 1 सेल्सियस बढ़ाने पर। लेकिन अगर मैं 1 एम्पियर है और मैं 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूं तो क्या एम्पियर हो जाएगी, 2 एम्पियर। तुम समझ नहीं पा रहे बेटा, ये डेटा, क्या ये डेटा और ये डेटा दोनों अलग अलग चीजें हैं, नहीं है, ये टेम्परेचर कितना डिग्री बढ़ाने पर हो रहा है, जब डायरेक्ट 10 डिग्री बढ़ाया गया, और ये कितने डिग्री पर है, जब कितना डिग्री बढ़ाया जा रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है, तो 7% यानी 1.07 बनाएगा। अरे 7% का मतलब यार तुम लोग कैसे नहीं समझ पा रहे हो, 7% का मतलब यही तो होगा 7/100 मतलब 0.07, जोड़ 1 में कितना हो जाएगा 1.07, बस ये हो गया आई सैचुरेटेड के बारे में जितना आपको जानना था, ठीक है। अंडर रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में एक कंडीशन आती है जिसमें करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो क्या है, एवेलेंस नहीं, एवेलेंस वाला इग्नोर कर, जेनर ब्रेकडाउन, और उस वोल्टेज का नाम होता है, उस वोल्टेज का नाम क्या होता है, भंजक विभवांतर पोटेंशियल ब्रेकडाउन के नाम से जानते हैं हम लोग, है ना, तो वो हो जाता है ब्रेकडाउन जहां पर भंजक होगा। अब उसको हम लोग करते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, पीएन जंक्शन डायोड का VI अभिलाक्षणिक वक्र, हेडिंग लिखिए, पीएन संधि डायोड का VI वोल्टेज करंट, V और I का मतलब वोल्टेज करंट, VI कैरेक्टरिस्टिक, VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर, VI अभिलाक्षणिक वक्र, VI मतलब विभव और I मतलब धारा, अरे पोटेंशियल और करंट, ठीक है, अभिलाक्षणिक वक्र किसके लिए, पीएन जंक्शन डायोड के लिए। तो पीएन जंक्शन डायोड के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूं आपके लिए, है ना। अब पीएन जंक्शन डायोड किस में रखना है हमें, फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस को दिखाया जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में किसको रखा जाता है, फॉरवर्ड बायस को, क्योंकि इसमें सब पॉजिटिव होता है और इसमें सब निगेटिव होता है, इसमें किसको रखा जाता है, रिवर्स बायस को। क्लियर है सबको। अब यहां पर हम लोग पोटेंशियल लिखते हैं, ठीक है। अच्छा मेरा एक सवाल है, पोटेंशियल किस पे रखेंगे, एक्स पर या वाई पर, पोटेंशियल किस पे रखते हैं, एक्स पर या वाई पर, तो पोटेंशियल रख दीजिए वाई पर, सॉरी पोटेंशियल रखिए एक्स पर और करंट किस पे रखिए, वाई पर। तो पोटेंशियल यहां पर रखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका, इधर पॉजिटिव वाला चलेगा, इधर क्या चलेगा, नेगेटिव वाला। अरे वो रिवर्स वाला अपने यहाँ पे नेगेटिव मान ही लोगे आप लोग, है कि नहीं है, तो इधर हम लोग चलते हैं। और
0.2, 0.4, 0.5, 0.6 ऐसे इधर लिखते जाते हैं हम लोग पोटेंशियल को लेकर के, क्योंकि आप सबको पता है कि पोटेंशियल 0.7 के बाद ही हमें करंट बढ़ी हुई मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 0.2 वोल्ट, है ना, सब वोल्ट में ही रहेगा। 0.4, 0.6, 0.8, आगे 1 वोल्ट, अरे 1.0 ना, 1.0, 1.2 ये वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर हम लोग लेकर के चलते हैं, इधर आप कुछ भी वोल्टेज बढ़ाओ कोई फर्क पड़ता है, 10, 20, 30 कोई दिक्कत नहीं है। इधर हम लोग लेकर चलते हैं 10, ऊपर लिख देता हूं यार, है ना, इधर ऊपर लिख देता हूं 10, 20, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट और ये 50 वोल्ट। ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया हमने। अब इधर करंट की बात करते हैं। फॉरवर्ड बायस में करंट किस ऑर्डर में मिलती है? फॉरवर्ड बायस में करंट अरे कौन से, एम्पियर तो यूनिट होता है, मिली एम्पियर। और रिवर्स बायस में क्या माइक्रो और नैनो का ऑर्डर चला जाता है? तो माइक्रो और नैनो चला जाता है, तो इधर वाली करंट जो जब मैं लिखूंगा, इस पर तो मैं वोल्टेज लिख रहा हूं, इस पे क्या लिखूंगा मैं, है ना, ये हो जाएगा V के लिए, ये हो जाएगा I के लिए। बट इधर वाले में फॉरवर्ड बायस में मैं लिखूंगा मिली एम्पियर की ऑर्डर में, समझ रहे होगे इस चीज को। और इस वाले में मैं लिखूंगा माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में, समझ रहे होगे आप लोग, है ना। अब इधर लिखते हैं भाई हम लोग 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4, 5, 6, 7, 8। इधर लिखते हैं हम लोग, इधर हम लोग क्या लिखते हैं भाई, 20, 10, 10 नहीं लिखता मैं, 20 ही लिखता हूं डायरेक्ट, है ना। 20, 40, 60, 80, 100 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, कुछ बच रहा है? सब लिख दिया आपने। ये मिली एम्पियर का डेटा है, ये माइक्रो एम्पियर का, ये वोल्टेज है, और ये भी वोल्टेज है आपका 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, है ना। तो V इन वोल्ट। चलो इधर क्या बनाना है आपको? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस की खास बात क्या होता है? पीएन जंक्शन किस में होता है बेटा? पीएन जंक्शन में P किससे जोड़ते हो? पॉजिटिव से, नेगेटिव से? पॉजिटिव से। तो मैं अब इसको मिटा रहा हूं, इतनी देर में आपको ये डायग्राम याद हो गया होगा, है ना। तो बना लिया जाता है, यहां पर रख देते हैं हम लोग। ये मेरा है P टाइप, और P टाइप में ये आपका पॉजिटिव कर दिया मैंने, और ये आपका नेगेटिव कर दिया, हो गया ना पूरा फॉरवर्ड बायस में। तो ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस, पीएन जंक्शन अंडर फॉरवर्ड बायस। अब सबको पता है ना, शुरू में थोड़ी बहुत करंट रहती है, थोड़ी बहुत बढ़ती रहती है ना। जीरो पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखिए थोड़ी थोड़ी करंट बढ़ती रहती है कि नहीं है? और थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है, और एक टाइम के बाद बेटा, एक टाइम के बाद क्या अचानक जैसे आप उस पोटेंशियल बैरियर के बराबर या उससे ज्यादा पहुंच जाते हैं, क्या करंट की वैल्यू अचानक बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? बढ़ जाती है ना। तो करंट की वैल्यू अचानक क्या हो जाती है? बहुत बढ़ने लगती है। और ये जो आपको डेटा मिल रहा है, ये थोड़ा सा अचानक बढ़ने वाला एक्सपोनेंशियली, क्या ये 0.7 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो जानबूझ के ऐसे बनाता हूं मैं, ताकि वो किस पर आए? 0.7 पे। अरे तभी तो ग्राफ बनेगा, नहीं तो कहां से गलत नहीं हो जाएगा ग्राफ। तो ये एक्सपोनेंशियली राइज कर जाती है। ठीक है, इसको लेकर के, है ना। ये फॉरवर्ड बायस के अंदर हो गया करंट 0.7 पर, सबको पता है सिलिकॉन के लिए होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 पर मिल जाता है। तो सिलिकॉन के लिए ही बना रहा हूं मैं। और अब इधर बनाते हैं, इधर आप कुछ भी पोटेंशियल लगाइए, क्या डिफ्यूजन 0 होता है? डिफ्यूजन 0 होता है, और ड्रिफ्ट 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो होता है। माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में, नैनो एम्पियर के ऑर्डर में होता है नहीं होता है? तो यहां पर जो करंट मिलती है वो कुछ ना कुछ आपको मिलती है, मिलती है नहीं मिलती है? कुछ ना कुछ ऑलरेडी मिलती है, वो लगातार बनी। आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं वो वही है, पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं वो वही है, पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं वही, लेकिन एक हद के बाद देख आई सैचुरेटेड की वैल्यू, क्या 10 लगाया तो भी वही है, 20 लगाया, क्योंकि इफेक्टिव बढ़ता जाता है। वी प्लस भी लिखते हो ना, V प्लस भी लिखते हो, तो वो लगातार वही लिखा जा रहा है, वही लिखा जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पहुंचने के बाद, शायद 50 पहुंचने के बाद आप डायरेक्ट कहां पहुंच जाते हैं? एकदम नीचे। करंट की वैल्यू अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस पोटेंशियल का नाम क्या रखा जाता है? VBR के नाम से जाना जाता है। अगर ये 50 वोल्ट ही पर ही टूट रहा होगा तो इसको बोलेंगे पोटेंशियल ब्रेकडाउन के नाम से जाना जाएगा। और यहां पर आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है बेटा, यहां पर जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है ना, वो आपका है रिवर्स बायस्ड। ठीक है, देख लो, ये हो गया आपका रिवर्स बायस। ये ब्रेकडाउन पोटेंशियल होता है। ये कौन सा पोटेंशियल होता है? मैंने बताया था। इस पोटेंशियल का नाम क्या लिखा जाता है बेटा? V थ्रेशोल्ड, है ना, V कट इन, V नी वोल्टेज, ये सब आपके पास आ गई। ठीक है, ये इतनी चीजें, ये आपका है VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी था आपके लिए ये। ठीक है, आप प्रैक्टिकल करते होंगे तो उसमें ये ग्राफ प्रैक्टिकल करके बनवाया जाता है, प्रैक्टिकल में ये ग्राफ बनता है। ठीक है,
ये वाली वैल्यू क्या कहलाती है? ये वाली लगातार आई सेचुरेटेड, आई एस। यहां पर याद रखिए, यहां पर ये वाली वैल्यू का नाम है शायद 10 माइक्रो एम्पियर आ रही है ना, वो आई सेचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला है आई सेचुरेटेड, ये वाला पॉइंट यही छूट गया था। बाकी उधर थ्रेशोल्ड लिखा, सब कुछ लिखा ना, भी ब्रेकडाउन हो गया, थ्रेशोल्ड हो गया, आईएस हो गया। कौन सा ब्रेकडाउन सेफ माना जाता है? एवलांस या जेनर? जेनर सेफ माना जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, जेनर वाला सेफ माना जाता है और जेनर ही ठीक रहता है। एवलांस मतलब क्या हुआ भाई? जब बनाया इतनी मेहनत से डायोड, इतनी मेहनत से बनाया, और जब वो नष्ट ही हो जाएगा, है ना, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो फिर वो हमारे काम का ही नहीं रह जाएगा। जेनर में है कि उसको तोड़ करके, मतलब तो बिना तो ऐसा ब्रेकडाउन कराते हैं जिसमें वो सेफ भी रहता है, दोबारा फिर हमारे यूज में आ सकता है। चलिए अगले टॉपिक का नाम है आपका डायोड रेजिस्टेंस। हाँ चलने दे अगले। हाँ, डायोड प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। अब सबको पता है डायोड आप लोग खुद से जितनी अब तक थ्योरी पढ़ी, सोचिए अपने आप से, क्या डायोड में प्रतिरोध होता होगा कि नहीं होता होगा? है तो इमोबिल्स, कहीं इमोबिल साइन है, कहीं एक्सेप्टर एटम है, कहीं डोनर एटम है, और खुद ही एक डिप्लेशन रीजन बना है, खुद ही एक डिप्लेशन रीजन बना है जो रोकने का काम करता है भाई, नहीं करता है रोकने का काम। तो जब वो खुद ही एक रीजन बना है जो रोकने काम करता है, तो पोटेंशियल है, सॉरी रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? तो टॉपिक का नाम है डायोड प्रतिरोध। डायोड करंट की फ्लो में जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है उसे डायोड रेजिस्टेंस कहते हैं। द रेजिस्टेंस अपोज्ड बाय डायोड इज नोन एज डायोड रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस अपोज्ड बाय डायोड टू इन द फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस या चार्ज कैरियर्स जो लिख लीजिए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? डायोड रेजिस्टेंस। क्या बोलते हो? आवेश वाहकों के प्रवाह में, है ना, आवेश वाहकों के प्रवाह में डायोड के द्वारा लगाया गया प्रतिरोध, आवेश वाहकों के प्रवाह में डायोड के द्वारा लगाया गया प्रतिरोध, द रेजिस्टेंस अप्लाइड बाई डायोड इन फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स is known as, is called डायोड रेजिस्टेंस। है कि नहीं? अब तुम लोग समझ जाते हो इसलिए मैं शॉर्ट कर देता हूं। हाँ, इसमें कुछ कट भी नहीं रहा, सब सही है। ठीक है, डायोड के द्वारा लगाया गया खुद का रेजिस्टेंस ही डायोड रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। अब ये दो तरीके से होता है, बट डायोड रेजिस्टेंस को जानने से पहले कितने तरीके से होता है मैं एक चीज बता दूं आपको, आप लोग खुद ही सोचिए। फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होता है ना डायोड का, वो लगभग 10 से 100 ओम का होता है, अप्रॉक्स में बता रहा हूं। जनरली, सामान्यतः एट रूम टेम्परेचर, जनरली, ठीक है, डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड, आर एफ का मतलब, आर का मतलब रेजिस्टेंस, डायोड का रेजिस्टेंस है इसलिए मैं स्मॉल आर से लिख रहा हूं। ठीक है, डायोड के रेजिस्टेंस को किस लेटर से लिखेंगे बेटा? इसका सिंबल लिख देता हूं मैं, स्मॉल आर, यूनिट ओम ही होगा। ठीक है, तो आर एफ कैसे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। एफ का मतलब क्या बताएगा यहां पर? फॉरवर्ड बायस में, अग्र में, तो लगभग उसका जो होता है ना ऑर्डर, लगभग 10 से 100 ओम, बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, 10 से 100 ओम होता है अग्र अभिनत में। और अगर मैं पश्च अभिनत की बात करूंगा, रिवर्स बायस में, तो ये बहुत ज्यादा होता है, लगभग मेगा ओम, 10⁻⁶ ओम से भी ज्यादा। पश्च, तभी तो करंट नहीं चलने दे रहा था, याद करो। अभी ब्रेकडाउन वाला ग्राफ याद होगा नहीं? याद हुआ है ये सर, ये और दूसरा ये है ना, ये तुम्हें बनाना आना चाहिए, ये वाला, ये तुम्हें आना चाहिए, है ना। हाँ, जो भी बोल दो तुम, ये हमें आना चाहिए बनाना। तो देख रहे हो, वीआई कैरेक्टरिस्टिक बढ़िया बनाया था मैंने। तो वही चीज है जो आपको याद होना चाहिए। अब आप देखो कितने करंट को बढ़ने ही नहीं दे रहा, एक टाइम के बाद बढ़ी, जब ब्रेकडाउन हुआ तब, है ना। और यहां पर भी देखो थोड़ा थोड़ा रोक रहा है, नहीं रोक रहा है, थोड़ा थोड़ा रोक रहा है, मतलब 10 से 100 ओम इधर है और इधर कितना है, लगभग 10⁻⁶ ओम, उससे भी ज्यादा यहां पर रेजिस्टेंस होता है। ये होता है जनरली, है ना, डायोड का रेजिस्टेंस ये होता है। तो आप खुद ही बताइए, ये बदल रहा है या कांस्टेंट है? बदल रहा है कि कांस्टेंट है? 10 से 100 लिखा है बेटा, बदल रहा है, ये भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यानी ओवरऑल रेजिस्टेंस डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, यह प्रतिरोध नियत नहीं रहता है। इसकी प्रॉपर्टी में लिखूंगा, दिस आर डज नॉट रिमेन्स, ये जो आर है डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट,
ये नियत नहीं रहता है। अब बताओ अगर आर नियत रहता है भी और आई के बीच में, तो क्या सीधी लाइन मिलती है कि नहीं मिलती है तुम लोगों को? हाँ, भी आई के बीच में कैसी लाइन मिलती है? सीधी लाइन मिलती है। अब अगर ये आर नियत ही नहीं है, कांस्टेंट ही नहीं, तो आपको सीधी लाइन मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। ये आर डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, आर बदलता रहता है। आर बदलने की वजह से कहा जाता है डायोड। एक डायोड जो है वो ओमिक सर्किट है या अनओमिक एलिमेंट होगा। मतलब ये ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध है ना, ओमिक या नॉन ओमिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो डायोड जो है वो, डायोड इज ओमिक रेजिस्टेंस या नॉन ओमिक रेजिस्टेंस? अनओमीय प्रतिरोध है, इज नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है ये। इस क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू सेम नहीं रहती है, बदलती रहती है। ये अनओमीय प्रतिरोध में आता है, अनओमीय परिपथ में आता है। यानी इसके लिए VI के बीच में जो रेखा मिलेगी वो सरल रेखा नहीं होगी, है ना, वक्रीय होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी। डायोड का आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कभी ना कभी। तो डायोड के लिए जो कर्व आता है वो कर्व बना लेते हैं, और उसको ये दो तरीके का होता है रेजिस्टेंस। अच्छा, आप लोगों ने कभी रेजिस्टेंस के प्रकार जाने थे? टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कभी पढ़ा था टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस? नहीं, है ना। या फिर जाना भी होगा तो दो आपने कहा होगा सर, एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और जो सर्किट जो होते हैं, बल्ब हो गया, फैन हो गया, है ना, यही चीज हो गया। तो यहां दूसरी चीज दो अलग तरीके से बताया जाता है। नंबर एक टाइप्स, इसके टाइप्स बताते हैं बेटा। इसके टाइप्स दो होते हैं, ठीक है, दो। एक डीसी रेजिस्टेंस और एक एसी रेजिस्टेंस। एक डीसी रेजिस्टेंस और एक एसी रेजिस्टेंस। डायोड में दो रेजिस्टेंस होता है, एक डीसी और एक आपका एसी। डीसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक। कैसा रेजिस्टेंस? स्टैटिक रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। चाहे आप इसको बोलिए डीसी प्रतिरोध या फिर आप बोलिए अस्थाई प्रतिरोध, ठीक है। स्टैटिक का मतलब क्या हो जाएगा? अस्थाई, नियत प्रतिरोध, ठीक है। और एसी को हम लोग बोलेंगे गतिक, डायनेमिक रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस? डायनेमिक रेजिस्टेंस। दो तरीके का रेजिस्टेंस होता है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। इसके लिए जो ग्राफ आता है बेटा, स्टैटिक के लिए वो ऐसे होता है। ओ मान लो आप इस पॉइंट पे बैठे हैं, है ना, ये ए और ये आप हो जाएगा बी, ठीक है। ये आपका वी हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? करंट आई। अब अगर आपको आर डीसी बताना है, क्या बताना है? आर डीसी बताना है, आर ऑफ डीसी, रेजिस्टेंस ऑफ डीसी। तो आप लोग कैसे बताओगे रेजिस्टेंस ऑफ डीसी? कुछ नहीं करना है, क्या आर बराबर वी बटे आई, डायनेमिक गतिक प्रतिरोध। डायनेमिक रेजिस्टेंस का मतलब गतिक प्रतिरोध। अब आर डीसी बताना है तो आर डीसी कैसे बताओगे आप सब? कैसे बताएंगे सर? आर बराबर सब वी बराबर आई, आर तो आई बराबर, सॉरी, आर बराबर क्या लिखोगे? वी अपॉन आई। तो आप क्या लिखोगे? वी अपॉन आई, यानी ओ ए अपॉन ओ बी। क्या लिखा जाएगा? ओ ए अपॉन ओ बी। ये हो गया आपका कौन सा रेजिस्टेंस? डीसी रेजिस्टेंस। अब बताइए सर, एसी वाला कैसे बताया जाएगा? बस इतना सा ही टॉपिक है इसमें और कुछ नहीं है। एसी वाला कैसे बताया जाएगा? एसी वाला ग्राफ ऐसे ही बनाओगे, ग्राफ ऐसे बनाओगे, बट एसी वाले में तो हर सबको पता है अल्टरनेटिंग करंट हमेशा बदलती रहती है। तो उसके लिए हम लोग इतना बड़े डेटा पर जाकर के, क्योंकि ये स्टैटिक है इसलिए आप डायरेक्ट ओ से ए पर जा पाए, आप डायरेक्ट ओ से बी पर जा पाए और डायरेक्ट आप बता पाए, है कि नहीं है। लेकिन एसी वाले में ये डायरेक्ट बताया नहीं जा सकता। इसके लिए मान लो ये ओ है ना, और फिर आपको ये आपका ए, ये आपका बी, आपको आप डायरेक्ट ओ ए अपान ओ बी नहीं कर सकते। समझ में आया ना? आपको अगर डीसी के बजाय एसी बताना है तो एसी बताने के लिए आपको इससे थोड़ा सा एकदम आगे जाकर के, एकदम थोड़ा सा, फिलहाल मैं आपको बड़ा दिखा रहा हूं, ये सी और ये आपका डी, आप एकदम थोड़ा सा आगे जाकर के आप यहां का डिफरेंस लेंगे और आप यहां का डिफरेंस लेंगे, वहां बताएंगे आप लोग। बात समझ में आ गई? तो आर एसी अगर बताना है, क्या बताना है? अगर आपको आर एसी बताना है तो आर एसी आप एक्स एक्सिस, ये भी हो जाता है, ये आपका आई हो जाता है। एक्स एक्सिस में ये जो छोटा सा डेल्टा भी आएगा ये, और इसमें डीबी में जो छोटा सा डेल्टा क्या आएगा? आई आएगा। इसमें तो डायरेक्ट भी अपान आई कर सकते थे, इसमें तो डायरेक्ट भी अपान आई कर सकते थे, लेकिन यहां भी अपान आई नहीं कर सकते। क्या लिखोगे आप लोग? आप लोग लिखोगे सर एसी अपॉन बीडी, एसी अपॉन बीडी, मतलब डेल्टा भी अपॉन डेल्टा आई, और ये हो जाएगा आपका सी। ये हो गया, बस खत्म डायोड रेजिस्टेंस। सोचिए कितनी आसान चीज। दिस इज नोन एज डायोड रेजिस्टेंस। दो तरीके का, स्टैटिक और डायनेमिक।
जो डायनेमिक वाला है उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसमें हम बड़ी वेरी शॉर्ट इंटरवल के लिए जाकर के बात करते हैं। और स्टैटिक वाले में डीसी में तो डायरेक्ट कर दो V अपॉन, डीसी में डायरेक्ट कर V अपॉन आई, इसमें डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई। अगर ग्राफ आ जाए ना तुमको, अब ग्राफ सवाल आ जाएगा, ग्राफ अगर बन गया और न्यूमेरिकल दे दिया तो सीधे यहां से देख करके आप डेटा, ऐसे मान लो न्यूमेरिकल कैसे आएगा, ये बना के दे देगा, यहां डेटा लिख देगा, यहां डेटा लिख देगा, यहां लिख देगा, यहां लिख देगा, यहां वैल्यू लिख देगा और कहेगा इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। अब तुम कर दिमाग का लगाओगे, सर यहां हम तो आर का फार्मूला V अपॉन आई के अलावा कुछ जानते नहीं है, तो सीधे फार्मूला यूज करिए AC अपॉन BD, यानी डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई। यहां से ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, इसमें से ये घटाइएगा ये मिल जाएगा, है ना, ये घटाइए इसमें से ये घटाइएगा ये मिल जाएगा, दिस अपॉन दिस आपका आंसर आ जाएगा R ऑफ AC। क्लियर हो गया सबको, समझ में आया ना? ये होता है डायोड का प्रतिरोध, डायोड का सर्किट थ्योरी फॉर डायोड, है ना, या फिर सर्किट एनालिसिस। डायोड का परिपथीय विश्लेषण, ठीक है, सर्किट में जैसे आएगा, जैसे आप लोग न्यूमेरिकल देखते होंगे तो आपको केवल यही लिखा मिलेगा। अब सर्किट थ्योरी पढ़ लेते हैं, है ना, सर्किट थ्योरी फॉर डायोड। जैसे आप लोग कहीं भी न्यूमेरिकल देखिएगा डायोड का, कोई भी न्यूमेरिकल उठा के देख लो, कभी भी आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल बने मिलेंगे, उसमें डायोड रहेगा, एक आध दो कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस दिखा मिल जाएगा, और फिर आपसे पूछेगा इसमें करंट क्या है, इसका नेट रेजिस्टेंस क्या है, देश का दुनिया का क्वेश्चन पूछता है उसमें। तो हम वो समझते हैं इसको दो तरीकों से, दो बिहाफ पे पढ़ाएंगे, मैं एक ही बता रहा हूं, सब समझ में आ जाएगा उसमें। मतलब इसमें बताना एक आइडियल डायोड और एक सिंप्लीफाइड डायोड, मतलब प्रैक्टिकल डायोड। आइडियल मतलब आदर्श डायोड, और जो 100% आइडियली हो, और दूसरा क्या हो जो नॉन आइडियल हो, मतलब कि सिंप्लीफाइड हो, जो हमारे डेली लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है। तो डायोड दो तरीके से यहां भी हो जाता है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं केवल एक के, जो मान के चलते हैं। सुनिएगा ध्यान से, फॉर आइडियल डायोड, फॉर आइडियल डायोड, आइडियल डायोड के लिए, जो कि कैसा होता है डायोड, एक आपके पास P होता है ना, और दूसरा आपके पास N होता है, ये हो गया डायोड, PN, ये डायोड हो गया, है ना। अगर इसको फॉरवर्ड जोड़ना है तो P को पॉजिटिव यानी हायर पोटेंशियल रख दिया जाता है, रिवर्स रखना है तो N को नेगेटिव रख दिया जाता है कि पॉजिटिव, N को पॉजिटिव रख दिया जाता है। अगर फॉरवर्ड करना है तो P को पॉजिटिव रख दो, अगर रिवर्स करना है तो N को पॉजिटिव कर दो, N को नेगेटिव करोगे तो बात वही बन जाती है। फॉर आइडियल डायोड, एक आदर्श डायोड के लिए ये माना जाता है, सबको पता है फॉरवर्ड बायस में करंट बहुत अच्छी मिलती है नहीं मिलती है, फॉरवर्ड बायस में करंट बहुत अच्छी मिलती है, और रिवर्स बायस में करंट बिल्कुल नहीं मिलती है, अरे माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर के ऑर्डर में भाग के जाता है। तो ऐसे केस में मुझे समझ में आता है कि सर एक आइडियल डायोड जो होगा, एक आइडियल डायोड जो होगा, उसके लिए हम लोग क्या ध्यान देंगे, नंबर एक, सर उसका फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कुछ होगा या बिल्कुल नहीं होगा, रेजिस्टेंस आइडियल डायोड का, आदर्श डायोड, आदर्श भैया आदर्श है, भगवान है, तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस उसका 0 होगा, यानी पूरी करंट को जाने देगा 100%, वो बहुत रोकने वाला नहीं है। दूसरी अगर मैं बात कर लूं, यानी और किसका रेजिस्टेंस 0 होता है, क्या कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है, कनेक्टिंग वायर का, यानी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस अगर 0 होता है तो इस डायोड को आप कैसे बना सकते हो, एक सिंपल वायर का, या फिर एक आप कनेक्टिंग वायर का, या फिर आप कहिए सर एक क्लोज स्विच, कैसी स्विच, क्लोज स्विच, यानी कंप्लीट सर्किट। कैसा सर्किट, कंप्लीट, ओपन सर्किट नहीं है, ओपन स्विच नहीं है, ब्रोकन सर्किट नहीं है। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 होता है, तो आप फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के समय उसको कैसे बना सकते हैं, क्लोज स्विच के जैसा, है कि नहीं है, एक सीधी तार, डायोड आप इसको हटा दीजिएगा, उसके जगह पर क्या मान लीजिएगा, एक सीधी तार है, बस सिंपल, आसान है। दूसरा, अगर सर रिवर्स बायस की बात आ गई, तो रिवर्स बायस की, तो उसका रेजिस्टेंस 10⁶ ओम नहीं, आइडियल है, तो इंफिनिटी होगा, अनंत होगा, बिल्कुल करंट नहीं चलने देगा, सर्किट टूटी हुई रहेगी, यानी ये कैसा ओपन, कैसा एक्ट करेगा, अनकंप्लीट सर्किट, ब्रोकन सर्किट, ओपन स्विच के जैसा काम करेगा, खुली स्विच के जैसा काम करेगा, ओपन स्विच के जैसा, ओपन की लिख देता हूं, समझ में आया ना, ये हो गया। और इसके बाद तीसरी बात करी जाती है, सर इसके लिए पोटेंशियल बैरियर कितना होगा, तो सोच बेटा, आइडियल है, आइडियल आदर्श, तो पोटेंशियल बैरियर कितना होना चाहिए, बैरियर रुकावट,
भाई फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना है 0, इन्फिनिटी कितना हो गया, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, बैकवर्ड रेजिस्टेंस कितना है रिवर्स वाला इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल बैरियर तो 0 होना चाहिए सर, क्योंकि रोकेगा ही नहीं, फिर थोड़ा सा भी पोटेंशियल लगाया करंट मिल गई बहुत सारी, तो पोटेंशियल बैरियर जो है इसके लिए आइडियल डायोड के लिए क्या होता है 0 होता है, इसकी जरूरत ही नहीं कि यहां पर बनाने की, बट ये तुम्हें बहुत ध्यान दें, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा, हमेशा याद रखिएगा। मैं एक बात बता दूं जो याद रख लो, जब भी रेजिस्टेंस को ये रेजिस्टेंस छोड़िए, ये चेक करना सर्किट में कि डायोड किस कौन से बायस में है, फॉरवर्ड बायस में है तब तो उसको रिप्लेस कर देना ऐसे, और अगर रिवर्स बायस में है तो पूरी तार निकाल के फेंक देना, वो तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी। उस तार में चाहे 10 रेजिस्टेंस जोड़े हो चाहे 1000 रेजिस्टेंस जोड़े हो, वो सब निकाल करके बाहर कर देना, क्योंकि करंट जाने नहीं देगा। समझ में आ गया ना, ये डायोड होता है। ठीक, समझ में आया सबको डायोड के बारे में। बट सर रियलिटी में तो ऐसा नहीं होगा। फॉर सिंप्लीफाइड डायोड है ना, सिंप्लीफाइड डायोड जो हमारे लाइफ में काम आते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, सिंप्लीफाइड डायोड, उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस उसका भी 0, या फिर हो सकता है सवाल में दे दिया जाए। सिंप्लीफाइड में क्या हो सकता है, अगर नहीं दिया है तो अपनी तरफ से क्या मान लो 0, और अगर दिया हो तो भी उसको क्लोज स्विच करो और वहां अपने तरफ से छोटा रेजिस्टेंस बना लेना। समझ में आ गया। रिवर्स बायस में फिर भी इंफिनिटी, फिर भी क्या रखना है इंफिनिटी, तो मैं लिख देता हूं फिलहाल आर फॉरवर्ड क्या मान के चलो 0, सिंप्लीफाइड व्यवहारिक डायोड है ना, सरलीकृत। दूसरा आर रिवर्स इंफिनिटी, आर रिवर्स क्या चीज इंफिनिटी। लेकिन तीसरी बात भी पोटेंशियल बैरियर ये 0 होगा कि नहीं होगा बेटा, रियल लाइफ वाले में वीबी की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी, सच्चाई में बताओ। कि सबको पता है सर सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है, पता ही नहीं पता है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, कितना रहेगा नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो अभी भी ये क्लोज स्विच ओपन स्विच, लेकिन कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो खाएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल खाएगा। अब जैसे मैं आपके सामने देखो एक रखता हूं, अभी देखो तुम जितना तुमने पढ़ा ना वो सब समझ जाओगे, अभी सारे सवाल लगा दोगे। 4 ओम, पी तो था एन तो गए हो गया था, 50 20 वोल्ट, ठीक है। अब अगर मैंने आपसे पूछा बताइए करंट इन 4 ओम, तो आप लोग कितना आंसर देंगे, करंट इन 4 ओम, 4 ओम में करंट बताइए, 4 ओम में करंट, क्या आई बराबर वी अपान आर, क्या 20/4 क्या 5 एम्पियर, ये कोई दिक्कत दिया, क्यों दिक्कत नहीं दिया, क्योंकि सर ये P और P कनेक्ट है पॉजिटिव से, ये P पॉजिटिव से और N नेगेटिव से, क्या ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है तो मैं इसकी जगह पर क्या लगा सकता हूं, फॉरवर्ड बायस है तो इसकी जगह पर सर आप क्लोज स्विच मान सकते हैं, यानी आप इसको हटा करके आप क्या मान सकते हैं, यहां पर एक बढ़िया क्लोज स्विच लग गया, कितनी आसानी से लग गया, V/R क्या एम्पियर आ गया, 5 एम्पियर आया कि नहीं आया। अच्छा इसके जगह पर अगर सब कुछ सही है ऐसे ही है और मैंने ऐसे कर दिया है, चलो बताओ करंट इन 4 ओम, रिवर्स में रेजिस्टेंस कितना होता है इसका इंफिनिटी, और रिवर्स में होगा तो करंट जाने देगा कि नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा, बिल्कुल नहीं जाने देगा। ध्यान से देखो P को N को रख दिया है पॉजिटिव, रिवर्स हो गया, रिवर्स हो जाएगा तो कैसे करेगा, एक ओपन स्विच के जैसा काम करेगा, और करंट इन 4 ओम क्या हो जाएगा 0, 4 ओम में करंट लिखी जाएगी 0। समझ में आया चीज, इतना क्लियर हुआ। लेकिन सर अब तो अभी ये तो हो गया आइडियल के लिए, सिंप्लीफाइड वाले के लिए अगर हम बात करेंगे, तो सिंप्लीफाइड के लिए बात करेंगे तो ये डायोड तो हमें देगा कुछ ना कुछ, अगर ये बोल देगा सिलिकॉन डायोड, क्या बोल देगा, तो तुम्हें ये याद करके जाना, कहां गया वो सब, अच्छा मिटा हुआ है। सिलिकॉन के लिए भी 0.7 वोल्ट, और VB फॉर जर्मेनियम 0. ये सिलिकॉन ये जर्मेनियम, तुम्हें याद रखना पड़ेगा, हो सकता है देगा भी, हो सकता है दिया भी रहेगा, तो VB नॉट इक्वल टू 0, ये तो सब क्लियर है। ये लगा दिया मैंने, सिलिकॉन लिख दिया, क्या लिख दिया सिलिकॉन, और इधर लिख दिया 1 ओम, क्या लिख दिया मैंने सिलिकॉन भी लिखा, और रुको 1 ओम लिखने से पहले मैं लिख देता हूं 12.7 वोल्ट, 12.7 वोल्ट। अब आप लोग कैसे करेंगे, और इसके लिए VB दे रखा है तुमको 0.7, कैसे करेंगे अब, क्या इस ये डायोड हटेगा,
डायोड की जगह पर फॉरवर्ड है या रिवर्स है? फॉरवर्ड है रिवर्स है? फॉरवर्ड है, तो क्या इसकी जगह पर एक क्लोज स्विच आएगी? क्लोज स्विच कितने रेजिस्टेंस की आएगी? 1 ओम की आएगी, तो वहां तुम चाहो तो 1 ओम बना लो, लेकिन ये 1 ओम डायरेक्टली कितना खा लेगा इसमें से? 0.7 जुड़ेगा थोड़ी, उधर पोटेंशियल ब्रेकडाउन है ना, सॉरी पोटेंशियल बैरियर है ना, उतना तो खाएगा। तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 12.7 माइनस 0.7, क्या 12 वोल्ट इफेक्टिव रह जाएगा? इफेक्टिव रह जाएगा 12 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस 3, अबे 4 में से 1 घट गया, पगले हो क्या? पोटेंशियल घटेगा, 4 1 5, क्या 12/5, ठीक है, ये 3 था, तो कितना हो जाएगा? 12/4, क्या 3 एम्पियर करंट आ गई, तो 12/4 क्या एम्पियर आ गई? 12/4 3 एम्पियर। आज के लिए इतना ही, नोट्स बनाते हैं, रिवीजन करते रहिए, धन्यवाद।